दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूं। अगर आपने इसको देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, लेकिन एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज है और उसमें निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं। नहीं दोस्तों, वो सेंसेक्स नहीं है, वो कुछ और है। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी मिलेगी। साथ में मार्केट के ऊपर भी हमने बातचीत की है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब दोस्तों आते हैं कंपनीज के ऊपर। थंबनेल में आपने कंपनीज के नेम्स देख लिए होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स को। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में आज के दिन काफी बड़ी तेजी हमने देखी, 7% के साथ में तेजी स्टॉक में दिखी। अब क्या रीजन है इसके पीछे का? दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यूज नहीं है 7% तेजी के पीछे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफी हाई हो गए थे, यानी काफी ज्यादा किसी ने माल लिया है और उसकी वजह से 7% के साथ में जंप इसमें देखने को मिला है। अब देखिए, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ी न्यूज हमको सुनने को मिले, या फिर क्वार्टर 4 में रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो इनसाइडर्स को पहले से पता होता है, तो तब जाके कुछ बाइंग हो जाती है, या फिर एक्सपेक्टेशंस जो बायर्स होते हैं उनकी अच्छी होती है, उस वजह से तेजी बनती है। या फिर दोस्तों एक और रीजन हो सकता है कि आज के दिन आपने देखा स्मॉल कंपनीज में और मिड कैप कंपनीज में अच्छी तेजी बनी। तो स्मॉल फंड्स ने भी काफी पैसे लगाए होंगे, मिड कैप फंड्स ने भी काफी पैसे लगाए होंगे, और कल्याण ज्वेलर्स की जो होल्डिंग्स है, मोमेंटम जो फंड होते हैं उसमें भी है, पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। साथ में जो मिड कैप फंड है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो इसी की वजह से आज हमने यहाँ पे 7% की तेजी देखी। कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ हमको कंपनी के बारे में देखने को नहीं मिली है। साथ में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी इंडिसेस में इंक्लूजन हुआ है, इसका एंट्री हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे तो निफ्टी 500 में, ठीक है वो तो होना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी मिड कैप 100 आप देख सकते हैं, 200 में देख सकते हैं, 200 मोमेंटम 30 में आप देख सकते हैं। तो काफ़ी जगह इसकी एंट्री हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। अब देखिए पैटर्न अगर हम इसमें देखें तो लिस्टिंग से लेकर अभी तक के रिटर्न्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के स्टॉक ने 600% के आसपास के रिटर्न्स कमा के दिए हैं, और साथ में काफ़ी बड़ा कट इसमें लगा है, काफ़ी स्टॉक गिरा है। उसके पीछे के रीजन है, एक तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से लो आना, साथ में कुछ रूमर्स उड़ी थी कि मोतीलाल ओसवाल को इसके प्रमोटर ने पैसे दिए थे कि हमारे स्टॉक को बाय करो आप अपने फंड में, और उसी की वजह से स्टॉक ने तेजी पकड़ी। बट ऐसा कुछ नहीं था, मोतीलाल ओसवाल ने उसके लिए सीधा इनकार कर दिया, और कोई भी रिसर्च नहीं थी, डेटाबेस यहाँ पे कुछ नहीं था, जस्ट आरोप थे। अभी आप देखोगे तो एक यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश में तो है, बट कुछ भी यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि एकदम से स्टॉक यहाँ से ऊपर चल गया या फिर नहीं। तो सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होगा इन्वेस्टर्स का वो ये होगा कि क्वार्टर 4 को देखें, और क्वार्टर 4 में किस तरह से रिजल्ट आते हैं उसके बाद में हम चेक करेंगे कि किस तरह से स्टॉक आगे चल के परफॉर्म करेगा। सेकंड जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आपको पता ही है कंपटीशन काफी टाइट हो चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कैंपा कोला ने तीनों को टक्कर देने की कोशिश की है, जिसमें कोका कोला आती है, पेप्सी आती है, थम्स अप आती है। रिलायंस रिटेल में कैंपा कोला आने से पहले जो डिस्प्ले में जो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करती थी, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप हुआ करती थी, बट अभी के समय आप जाके देखोगे तो आपको कैंपा कोला देखने को मिलेगा। तो वहां से यहाँ पे अच्छा कंपटीशन मिल रहा है। सेकंड, आपने नोटिस किया होगा कि कैंपा कोला 10 रुपये की ड्रिंक लेकर आ चुका है, जिसमें अगर आप इसको क्वांटिटी वाइज देखोगे तो 200 ml है, और यहाँ पे कोका कोला की बात करें, पेप्सी की बात करें तो 250 ml 20 रुपीज़ में मिला करती है। तो इसी की वजह से काफ़ी अच्छा प्राइस वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और कोका कोला को, पेप्सी को काफ़ी ज़्यादा टक्कर कैंपा कोला देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी के जवाब में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पेप्सी ने और कोका कोला ने 10 रुपीज़ की ड्रिंक लाने का फैसला किया। काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी सिटीज़ में ये 10 रुपये की ड्रिंक आ चुकी है, और जिसके अंदर नो शुगर है, लाइट वेरिएंट है, और ये जो टक्कर है कैंपा कोला को देने के लिए यहाँ पे 10 रुपये की ड्रिंक को लाया जा चुका है। अब इसकी वजह से दोस्तों पेप्सी के मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम आएगा। अगर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी सेल्स बढ़ती है, तो हो सकता है प्रॉफिट भी हम ज़्यादा आता हुआ देखें। इसमें आप देखोगे तो 10 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में है, 250 ml से लेकर 500 ml। तो जितना प्राइस कैंपा ने किया था उतना ही प्राइस अभी ने पेप्सी ने यानी वीबीएल ने और कोका कोला ने भी कर दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे पेप्सी ने इंट्रोड्यूस कर दी है 200 ml बॉटल 10 रुपीज़ की, जैसा कि कैंपा कोला में देखने को मिला है। और ये जो स्टार्ट हुआ है, जो बड़े मार्केट है, जैसे आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आपकी सिटी में भी अवेलेबल है क्या 10 रुपीज़ की 200 ml पेप्सी? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो अभी समर है और सभी जो कंपनीज हैं उनकी सेल्स बढ़ने वाली है, और इसी की वजह से काफ़ी फायदा होने वाला है।
अब दोस्तों गर्मियों की वजह से काफ़ी सारी और भी कंपनीज है जिनकी सेल्स बढ़ सकती है, जैसे एसी कंपनीज होती है, इनके ऊपर भी इन्वेस्टर्स का फोकस होगा और इस तरह की जो भी कंपनीज होगी उनके ऊपर भी इन्वेस्टर्स का काफ़ी फोकस होगा। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 11 गुना पैसे कमा के दिए हैं, जिसमें 47 रुपीज़ का स्टॉक था और आज की डेट में 545 रुपीज़ का स्टॉक हो चुका है। अब देखो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट यहाँ पे कोई भी तेजी अभी तक बनी नहीं है। तो मार्केट देख रहा है कि कैसे नंबर्स आते हैं और उस हिसाब से कंपनी का स्टॉक हो सकता है आगे चल के परफॉर्म करे। यहाँ पे आपको सिंपली पता चलेगा कि ये स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था एक टाइम पर और वही लेवल अभी स्टॉक का रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो देखते हैं इन्वेस्टर्स को Q4 के रिजल्ट अच्छे लगते हैं या नहीं और स्टॉक यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं। रिजल्ट अगर अच्छे हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है, कमेंट्री अच्छी आती है तो स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हैं। अगर रिजल्ट खराब आते हैं और कमेंट्री भी काफ़ी खराब आती है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, तो स्टॉक्स ऑब्वियस से काफ़ी खराब परफॉर्म करता है। अगली जो कंपनी दोस्तों, इसका नाम है भारत डायनामिक्स। इसको लेकर एक बड़ी खबर आपको आती हुई देखने को मिली होगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आपको पता चला है कि 3 बजे आप देख सकते हैं, ये 3 बजे स्टॉक ने काफ़ी बड़ी तेजी दी। तो इस तेजी आने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप देखोगे तो 1250 था, उसके बाद में स्टॉक नीचे भी गया, एकदम से यहाँ पे रुका, लेकिन एकदम से काफी बड़ी बाइंग होती है, स्टॉक 1314 रुपीज तक पहुंच जाता है 5.5% की तेजी को देकर। तो रीजन दोस्तों आपके सामने है। 3 बजे एक न्यूज आती है मार्केट के अंदर जिसमें पता चलता है कि कंपनी ने अचीव कर लिया है टर्नओवर ऑफ ओवर 3300 करोड़, यानी 3300 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कंपनी ने रजिस्टर कर दिया है फाइनेंशियल 24-25 में। पिछले साल में टर्नओवर कितना था? 2370 करोड़ का। तो काफी अच्छी तेजी यहाँ पे कंपनी ने बताई अपने टर्नओवर के अंदर। तो उसी को देखकर इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छी बाइंग की और क्लोजिंग बेसिस पे देखे तो 4% के आसपास की क्लोजिंग आज आपको इस कंपनी के स्टॉक में देखने को मिली है। तो डिफेंस कंपनीज में अब इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड है। अगर आपने देखा होगा तो मस्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, एचएल ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया अपने लो से, और बीडीएल भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते दोस्तों Q4 कैसे आते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कमेंट्री कैसी होती है बिजनेस की। साथ में अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन तो अभी काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑर्डर बुक के हिसाब से इनकी वैल्यूएशन डिसाइड होती है। इनके पास में आगे के काफी सारे ऑर्डर्स हैं और वो जैसे ही फुलफिल करेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और वैल्यूएशन कंफर्टेबल आएगी। और यहाँ पे रिटर्न्स को देखें तो आप देखोगे तो 2020 में 91 रुपीज़ का स्टॉक था, अभी के समय 1314 रुपीज़ का हो चुका है। यहाँ पे 1328% के रिटर्न्स बने हैं। स्टॉक अभी ऊपर से नीचे है और यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी एशियन पेंट्स। इसको लेकर भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, डाउट हो गए, क्योंकि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कंपटीशन इसको लेकर काफ़ी बढ़ चुका है और बड़े बड़े जो प्लेयर्स हो रहे हैं वो मार्केट के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। तो इसी को compete करने के लिए, कंपटीशन को हराने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कम से कम मार्केट के अंदर बचे रहने के लिए, मार्केट शेयर को नहीं खोने के लिए कंपनी कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। यानी जो भी कंपनी के पास में प्रॉफिट बचता है कैश फ्लो के हिसाब से, उस प्रॉफिट को कंपनी नए प्लांट्स लगाने में खर्च करती है, नई फैक्ट्रीज लगाने में खर्च करती है, या फिर मार्केटिंग के ऊपर भी स्पेंड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने अप्रूव कर दिया है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि है 690 करोड़ रुपीस का। अब अंडर कंस्ट्रक्शन ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दहेज में, गुजरात में, और जिसको पूरा प्रोजेक्ट का जो लागत आएगी 3250 करोड़ रुपीस की आएगी। इनिशियली 2560 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रपोज किया है। अब इंक्रीज कर दिए एक्सपेंसेस, इंक्रीज कर दिए इसका और भी ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कंपनी क्या करेगी दोस्तों? पेंट्स तो बनाएगी नहीं ये कंपनी। होता क्या है कि अगर कोई कंपनी है पेंट बनाती है तो उसको बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल लगते हैं, कच्चे माल लगते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये खरीदने पड़ते हैं बाहर से। हो सकता है किसी और कंट्री से इंपोर्ट करे, हो सकता है इंडिया में ही कोई दूसरी कंपनी हो जो ये कच्चा माल बेचती हो। तो उसमें क्या होता है, उनको भी पैसे कमाने होते हैं, तो वो भी प्राइस को बढ़ाकर बेचते हैं, क्योंकि उनको भी अपने प्रॉफिट के मार्जिन चाहिए होता है। तो ऐसे में क्या करती है बड़ी कंपनी, बाहर से ना खरीद के खुद ही उन कच्चे माल की फैक्ट्री लगा लेती है, ताकि उसको प्रोडक्ट सस्ते में मिले कंपनी को और कंपनी का खर्चा ज़्यादा नहीं आए, और जो कंपनी बेचेगी अपने पेंट्स को उसके मार्जिन अच्छे हो जाए। तो कंपनी कोशिश करी यहाँ पे कुछ ना कुछ कच्चे माल के लिए फैक्ट्रीज डालने की, जिसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा ये कुछ कंपनीज के नेम से, और इसके अंदर ये कुछ केमिकल आपको दिखाई देंगे जिसको लेकर कंपनी यहाँ पे काम करने वाली है। इसका स्टोरेज जो कैपेसिटी उसको कंपनी इंक्रीज करेगी। अब देखिए कंपनी का स्टॉक तो काफ़ी नीचे है, 19% के साथ में क्रैश हुआ था। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, एंट्री एक बड़े प्लेयर की
और आपने सोचा होगा कि एकदम से कैसे हो गया, वैल्यूएशन इतनी कम कैसे हो गई, लेकिन फिर आपने अगले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देखे होंगे, Q2, Q3, तो उसमें सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा था बिरला का, और उसके अंदर हमने देखे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हल्की हुई थी। अगर आप इसके वाई एंड वाई बेसिस के रिजल्ट को देखोगे तो उसके अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक होती हुई दिखाई देगी। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ क्वार्टर्स हैं वो भी शायद अच्छे नहीं आए, तो इसी वजह से स्टॉक अभी नीचे है और मार्केट अभी कंफ्यूज है कि कितने खराब रिजल्ट आ सकते हैं, कितने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। इसीलिए स्टॉक ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो स्टॉक ऐसे में ऊपर जाते हैं। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक ऐसे में नीचे आते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल इसमें बने हुए थे ये पिछले सपोर्ट थे, अभी यही लेवल इसका पिछला रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों Q4 में रिजल्ट्स कैसे आते हैं इन कंपनीज के। अगर आपके पास में कुछ कंपनीज हैं तो आप क्या करने की कोशिश करें, Q4 को आप देखोगे इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर अभी आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या बेचना पसंद करोगे, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों पिछले वीडियो को देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।